हाँ, तो बच्चों मैं क्या बता रहा था, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ये बताता है कि सिस्टम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है, reactants and products are in equilibrium. Equilibrium in the sense there is no change in the concentration of reactants and products. रिएक्शन हो रही है, चेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस रेट से फॉरवर्ड जा रही है उसी रेट से बैकवर्ड जा रही है। ठीक है ना बच्चों? इट इज अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ये कहता है अगर तुम उस इक्विलिब्रियम को डेविएट कर दोगे, ठीक है ना गाइस, बाय चेंजेस इन वॉल्यूम, प्रेशर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, ठीक है ना गाइस, अगर हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे बाय दीज फैक्टर्स तो रिएक्शन विल गो इन दैट डायरेक्शन विच ट्राइज टू अनडू द चेंज ब्रॉट अबाउट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? फॉर, मैं डेफिनेशन लिखता हूं, फॉर अ सिस्टम, सिस्टम मीन्स रिएक्शन सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, if it is disturbed, reaction या system goes in that direction which tries to counter the change brought about. Okay guys, समझ में आया या नहीं आया? स्टेटमेंट तो समझ आ गई होगी बेसिकली। तो पहले आते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। हमने कंसंट्रेशन चेंज कर दी। ओके गाइस, जैसे NH3 gives N2 plus 3H2, बच्चों इसके अंदर हम NH3, ये इक्विलिब्रियम पे है, NH3H2 और N2 दे आर इन इक्विलिब्रियम, नो चेंज इन कंसंट्रेशन। अब मैंने NH3 की अमाउंट बढ़ा दी तो ये NH3 की अमाउंट क्या करना चाहेगा? कम करना चाहेगा। वो NH3 की अमाउंट कब कम होगी? जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाए या बैकवर्ड जाए? जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तब NH3 की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। सो इफ concentration of NH3 is increased, your reaction goes in forward direction. समझे या नहीं समझे गाइस? पहले ये बताओ जो मैंने अभी बोला। NH3 की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बच्चों। गुड। अगर मैं N2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज करता हूं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे N2 की कंसंट्रेशन बढ़े। अगेन द रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस लेकिन ये जो हमारा है ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो इट इज बेस्ड ऑन क्यू एंड के इक्विलिब्रियम। हमें बताया जब क्यू लेस देन के इक्विलिब्रियम है रिएक्शन नेट कहां जाती है? रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है। और क्यू ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम है बैकवर्ड जाती है रिएक्शन, ताकि क्यू की वैल्यू एडजस्ट ऐसे हो कि वो किसके बराबर हो जाए? के इक्विलिब्रियम के। तो क्या यहां से मतलब क्यू और के इक्विलिब्रियम से भी हम ये चीजें कंक्लूड कर सकते थे? क्यू क्या होगा? N2 इंटू H2 का होल क्यूब बाय NH3 का होल स्क्वायर, राइट? अभी हमारा ये के इक्विलिब्रियम के बराबर था, लेकिन जब तुमने NH3 की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो Q की वैल्यू के इक्विलिब्रियम से बड़ी हो जाएगी या कम हो जाएगी? अभी Q वॉज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। जब NH3 की अमाउंट तुम बढ़ा दोगे तो Q विल बिकम
लेस देन के इक्विलिब्रियम, और हमें पता है Q अब अपनी वैल्यू बढ़ाएगा या रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी ताकि Q की वैल्यू बढ़ बढ़ के क्या बन जाए, के इक्विलिब्रियम के बराबर। वेरी नाइस। ऐसे अगर मैं यहाँ पे N2 की कंसंट्रेशन कम कर दूंगा, अगेन Q will become less than K equilibrium and now it will increase its value to become K equilibrium. समझ में आया नहीं आया बच्चों? एक चीज बताओ बच्चों, अगर मैं यहाँ पे O2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दूं तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, हाँ है ना? बट दैट वाज द क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में था। मैं कह रहा हूं अगर तुम्हारा अमाउंट ऑफ कार्बन बढ़ा दिया तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? इक्विलिब्रियम पे था, अगर अमाउंट ऑफ कार्बन बढ़ा दिया, कार्बन सॉलिड जो है उसकी अमाउंट बढ़ा दी, रिएक्शन कहाँ जाएगी? फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सॉलिड एक्टिविटी बंद हो जाएगी। नो चेंज इन Q इक्वल टू के इक्वल। अब भी क्योंकि आइडिया यहां कि मैं Q के एक्सप्रेशन में तो C आ ही नहीं रहा, आ रहा है क्या गाइस? नहीं। तो जो सॉलिड्स हैं दे आर नॉट अफेक्टिंग योर डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। क्लियर है गाइस? समझ गए? क्योंकि दे आर नो वेयर इन द के इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में, Q के एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई ये चीज? गुड। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैं एक चीज ऐसी बता रहा हूं जो अभी शायद क्लियर ना हो कि मैं क्यों बता रहा हूं। व्हेन वी डिस्कस टेम्परेचर चेंज यू विल हैव अ मच बेटर आइडिया। पहले हमारा Q क्या था बच्चों? पहले Q वॉज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम, राइट? पहले Q वॉज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। जब तुमने कंसंट्रेशन चेंज करी, Q किसके बराबर हो गया बेटा? Q चेंज फ्रॉम Q टू Q डैश। पहले Q के इक्विलिब्रियम के बराबर था, द सिस्टम वॉज इन इक्विलिब्रियम। जब तुमने चेंज इन कंसंट्रेशन किया, Q के बजाय, मतलब के इक्विलिब्रियम के बजाय Q डैश हो चुका है। अब Q डैश विल अगेन ट्राई टू अचीव के इक्विलिब्रियम। बच्चों समझे या नहीं समझे गाइस? गॉट इट? फाइन। अब नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, यहां तक तुम समझ गए होगे। सेकंड, पहला था हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन, दूसरे बात है चेंज इन प्रेशर। ओके बच्चों, मतलब हमने इंडिविजुअल किसी की, जैसे N2 है, H2 है, NH3 है, इनकी कंसंट्रेशन चेंज ना करके हमने प्रेशर चेंज कर दिया। ठीक है ना गाइस? ये प्रेशर का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्सटर्नल प्रेशर बच्चों। ठीक है ना गाइस? हमने प्रेशर चेंज कर दिया, जो प्रेशर है हमारा उसको हमने चेंज कर दिया, तो क्या होगा? एग्जाम्पल लेते हैं, रिएक्शन के थ्रू समझेंगे, बेटर लगेगा। यहाँ पे सब गैसेस हैं, ओके, यू नो सब गैसेस हैं। अगर तुमने प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या होगा बच्चों? इट विल गो इन दैट डायरेक्शन जहां पे प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, हाँ है ना? अब गाइस डू यू रियलाइज प्रेशर, वन सेकेंड बच्चों, गो इन डायरेक्शन ऑफ प्रेशर डिक्रीज, हाँ है ना? बताओ बच्चों, क्लियर है यहां तक? अब हमें पता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स ऑफ गैस ज्यादा होंगे, प्रेशर ज्यादा होगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों?
तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? प्रेशर कम करने के चक्कर में इट विल गो इन दैट डायरेक्शन जिसमें मोल्स कम हो रहे हैं। समझ आया नहीं आया? मतलब प्रेशर डिक्रीज इंप्लाइज मोल्स डिक्रीज करना चाहेगा। अब मुझे बताओ, और ये मोल्स किसके? गैसेस। गैसेस की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताओ फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्टेंट साइड में कितने मोल्स थे? रिएक्टेंट साइड में 2, और फॉरवर्ड साइड में 4। मतलब अगर तुम फॉरवर्ड भेजोगे, मोल्स ऑफ गैस विल इंक्रीज फ्रॉम 2 to 4। हमें मोल्स डिक्रीज करने हैं, इट विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। समझे या नहीं समझे गाइस? रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन टू डिक्रीज द मोल्स एंड डिक्रीज द प्रेशर गाइस। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? हाँ बेटा, मैं एक काम करता हूं, इसका एग्जाम्पल लेता हूं, एक्सप्रेशन की फॉर्म में करेंगे, बेटर फील आई। इसके हमारे पास ए थे, ए माइनस 2x कर देता हूं, कन्वीनियंट रहेगा। एक्स सी एक्स, के सी क्या बनेगा? या के पी की बात करते हैं, के पी से समझना थोड़ा आसान रहेगा। नीचे वी स्क्वायर आएगा, ये एक्सप्रेशन समझ में आया नहीं आया? पहले ये बताओ मुझे, समझ गए यहां तक? गुड। मुझे बताओ, जब मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो हमारा इस रिएक्शन में Q क्या हो जाएगा बच्चों? पहले Q वॉज इक्वल टू के पी। अब जब तुमने P टोटल बढ़ा दिया तो Q विल बी ग्रेटर देन के पी। हाँ है ना? अब Q ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम में होता है तो रिएक्शन कहाँ जाती है? बैकवर्ड जाएगी। वही हमने लिया है, रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है गाइस? पक्का? गुड। बैकवर्ड डायरेक्शन हमने कैसे कहा? डायरेक्टली ये तो हमने फॉर्मूले से बताया। ली चैडलियर्स प्रिंसिपल से कैसे पता चला कि भाई हमारा प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम हो रहा है, हम क्या बोलेंगे? मोल्स कम हो रहे हैं गैस के। अब लेफ्ट साइड में 2 मोल है गैस के, राइट साइड में 4 मोल है गैस के। 4 दिख रहे ना, 1 N2 और 3 H2। समझिए गाइस? तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे मोल्स ऑफ गैस कम हो रहे हैं। कोई डाउट किसी बच्चे को? तो रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। हो गया ना? गुड। अच्छा गाइस, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं? फाइन। अगर मैं ये लेता तो तुम्हारा क्या कहना है? इसमें मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, रिएक्शन कहां जाएगी बच्चों, बताना जरा। वेरी गुड गाइस। केपी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? ए मान लो इनिशियली, इट विल बी एक्स स्क्वायर बाय ए माइनस 2x का होल स्क्वायर। वो पी की टर्म ही नहीं आ रही यहाँ पे, पी को बढ़ा दो। यहाँ पे पहले हमारा, इसमें भी वही चीज है, पहले क्यू वॉज इक्वल टू के पी। ठीक है ना बच्चों? पहले Q वॉज इक्वल टू के पी। जब तुमने प्रेशर चेंज किया, तुम्हारी Q की वैल्यू Q डैश हो गई। नाउ Q डैश इज अगेन ट्राइंग टू अचीव दैट Kp। यहां पे हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि Q इज इक्वल टू Kp। जब तुमने प्रेशर बढ़ाया या चेंज किया, स्टिल Q इज इक्वल टू Kp, क्योंकि प्रेशर की टर्म ही नहीं है। हाँ है ना? मतलब जहां पे डेल्टा Ng 0 है, वहां पे देर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। समझे या नहीं समझे गाइस? नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर बच्चों। गॉट इट? थर्ड, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम।
वॉल्यूम किसकी बच्चों? कंटेनर की। ठीक है ना गाइस? हम कहेंगे फिर से ऐसी रिएक्शन लेते हैं जिसमें इफेक्ट पड़े चेंज इन वॉल्यूम का। इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, कंसंट्रेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा? वॉल्यूम बढ़ा दिया हमने, जो भी टोटल मोल से अब वो ज्यादा वॉल्यूम है तो कंसंट्रेशन विल डिक्रीज, कंसंट्रेशन विल डिक्रीज, राइट। अब रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे कंसंट्रेशन हमारी क्या हो, बढ़े। कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी जब तुमने वॉल्यूम बढ़ा दी से एक छोटे कंटेनर के बजाय बड़े कंटेनर में उन्हीं गैसेस को रख दिया, कंसंट्रेशन, ओवरऑल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैज डिक्रीज। ये उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो। कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए क्या करना चाहेगा वो? मोल्स बढ़ाना चाहेगा। सो टू इंक्रीज कंसंट्रेशन it will go in direction of increase in moles। भाई हम क्या कह रहे हैं, कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल्स बाय वॉल्यूम। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बेसिक आइडिया रखो, कंसंट्रेशन इज मोल्स बाय वॉल्यूम। जब तुमने वॉल्यूम बढ़ा दी वो मोल्स बढ़ाएगा टू कीप द कंसंट्रेशन सेम, या ट्राइंग टू कीप इट सेम में जैसे ही तुम वॉल्यूम बढ़ाओगे वो तुमने डिनोमिनेटर बढ़ा दिया वो न्यूमरेटर बढ़ाएगा। समझा नहीं समझेगा? तुम वॉल्यूम बढ़ाओ वो मोल्स बढ़ाएगा। अब किस डायरेक्शन में जाएगा बच्चों ये रिएक्शन? राइट, इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाँ या ना? क्लियर हो गया गाइस? किसी बच्चे को कोई भी डाउट तो बताओ। क्लियर हो गया ना? केसी का एक्सप्रेशन देख लो, a माइनस टू एक्स एक्स थ्री एक्स। के सी देखते हैं बच्चों, एक्स इंटू थ्री एक्स का होल क्यूब ओवर a माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर बी स्क्वायर। जब वॉल्यूम बढ़ाई तो तुम्हारा क्यू के सी के बराबर था, अब क्या हो गया बच्चों? वॉल्यूम बढ़ाने पे क्यू इज लेस देन के सी, सो इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन सो दैट क्यू की क्यू डैश से वो बढ़ बढ़ के वापस किसके पास पहुंच जाए? के सी के पास। समझे नहीं समझेगा इस यहां तक? क्लियर हो गया? श्योर यू गॉट दैट? वेरी गुड। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम इस टाइप के रिएक्शन लेते हो तो इसके अंदर नो चेंज ऑफ, नो इफेक्ट ऑन चेंज ऑफ वॉल्यूम। डेल्टा एन जी जीरो है, वॉल्यूम की टर्म ही नहीं आ रही। हाँ या ना? वेरी नाइस। अब आते हैं नेक्स्ट। ये कौन सा था हमारा? थर्ड, फोर्थ। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर लिखना चाहिए था सिर्फ, मैंने ऊपर से भी ये लिखा है। फिर से देखते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। गेटिंग द आइडिया बच्चों? चेंज इन टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू दिस कर्व। ये जो मैंने बनाया ना, यहाँ पे यू विल रियलाइज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट एंड दिस। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, ये रिएक्शन, इसमें तुम्हें पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। जरा मुझे एक गेस लेके बताओ कि रिएक्शन क्या होगी, एंडो या एक्सो? दिस रिएक्शन विल बी एंडो और एक्सो, एंड वाई? ये तुम्हें कंबशन दिख रहा है, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन।
and decomposition reactions require energy to be supplied. It is delta H is positive. Combustion are negative. Decomposition are positive. ये एंडोथर्मिक है. वेरी गुड. द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. समझे नहीं समझे बच्चों? ये रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक. अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में एक चीज बताओ, एंडोथर्मिक रिएक्शन जब होती जाएगी, सपोजिंग मैं रिएक्शन को फॉरवर्ड भेज रहा हूं, सपोजिंग मैं रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रही है, तो टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों? बताओ गाइस, टेम्परेचर पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? मुझे बस ये बताओ, टेम्परेचर अगर तुमने मतलब जो भी टेम्परेचर था, सपोजिंग टेम्परेचर इनिशियली वाज 300, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, वो हीट कंज्यूम करे जा रहा है, हीट कंज्यूम करे जा रहा है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की बात कर रहा हूं. टेम्परेचर डिक्रीजेस, हाँ या ना? रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है, वो हीट ले रही है सराउंडिंग से, तो टेम्परेचर क्या होगा बेटा? कम होगा. और अगर मैं इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन भेजता हूं तो हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी तो तुम्हारा और हीट जनरेट होती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ेगा बच्चों. क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई? पहले ये बता दो. अब ये हमें सिर्फ किससे पता चल गया? डेल्टा एच पॉजिटिव है या नेगेटिव. ये हमने डेल्टा एच पॉजिटिव है उसके लिए लिखा है. ठीक है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? नाउ इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? जहां पे टेम्परेचर कम हो. कहां जाएगी बच्चों? इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. टू डिक्रीज द टेम्परेचर, रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब एक तरीके से क्या है? तुमने हीट सप्लाई कर दी, वो हीट को क्या करना चाह रहा है? कंज्यूम करना चाह रहा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है हमने उसे हीट सप्लाई कर दी, और हीट उसे वो क्या करना चाह रहा है? कंज्यूम. कंज्यूम करना चाह रहे हैं, तो हमें पता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो हीट कंज्यूम ही तो हो रही है. हाँ ना बच्चों? गुड. अब इसी में अगर टेम्परेचर इज डिक्रीज तो रिएक्शन कहां जाएगी? इट विल ट्राई टू, टेम्परेचर इज डिक्रीज तो वो टेम्परेचर बढ़ाना चाहेगा. टेम्परेचर बढ़ाना चाहेगा, एक तरीके से हम क्या कहेंगे? हीट बढ़ाना चाह रहा है. हीट जो रिलीज है वो बढ़ाएगा तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा. और हीट किस डायरेक्शन में बढ़ रही है? बैकवर्ड में. तो रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन. समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गया यहां तक? गुड. तो अगर मैं, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, लेट मी टेक दिस एग्जांपल. या H2 का लेता हूं. H2 प्लस O2 गिविंग H2. ये किस टाइप की रिएक्शन है बच्चों? कॉम्बिनेशन है या कंबशन है? दोनों ही मान लो, दोनों ही है. कॉम्बिनेशन या कंबशन ऑफ हाइड्रोजन. इनका डेल्टा एच नेगेटिव है. क्लियर है गाइस? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, टेक योर टाइम एंड गिव मी द करेक्ट आंसर, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड जाएगी? टेम्परेचर बढ़ा दिया, वो टेम्परेचर कम करना चाह रहा है. टेम्परेचर कम करना चाह रहा है मतलब एक तरीके से हीट कंज्यूम करवा दो. टेक योर टाइम, सोचो, फिर से आराम से सोचो और बताओ. रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन. I want you guys to think, go in backward direction.
आंसर बच्चों ने पहले ही दे दिया था, लेकिन आइडिया वाज आई वांटेड यू टू थिंक ओवर इट अगेन एंड देन टेल मी। समझ आया नहीं आया बच्चों? और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वो टेम्परेचर बढ़ाना चाहेगा। टेम्परेचर कब बढ़ेगा? जब हीट रिलीज होगी। रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बच्चों। ऊपर वाला बेटा ऐसे समझो, ये जो रिएक्शन थी H2 + O2 गिविंग H2O, ये एक्सोथर्मिक है। और अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन को देखें तो ये एंडोथर्मिक है। तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, हीट सप्लाई कर दी, वो हीट को कंज्यूम करना चाह रहा है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट कंज्यूम होती है, बैकवर्ड जाएगा। समझे या नहीं समझे बेटा? क्लियर हो गया? जब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो एक तरीके तुमने हीट सप्लाई कर दी, इट वांट्स टू कंज्यूम द हीट। हीट इज कंज्यूम्ड इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, बैकवर्ड जाएगा। फाइन गाइस, गुड। ये याद कर लो, याद करना इज बेटर। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। 2NO2 gives N2O4। ओके, ये बंदा ब्राउन होता है और ये कलरलेस। एक गैस ब्राउन, एक कलरलेस। ठीक है ना बच्चों? फाइन। अब मुझे बताओ, टेम्परेचर लो रख रहे हैं हम। टेम्परेचर हमने क्या रख दिया? लो। बच्चों ये रिएक्शन क्या होगी बात है, ये बताना। एक्सोथर्मिक होगी, एंडोथर्मिक होगी? कॉम्बिनेशन है गाइस, एक्सोथर्मिक। ठीक है ना बच्चों? तो मुझे बताओ, लो टेम्परेचर, टेम्परेचर हमने कम रखा, रिएक्शन कहां जाएगी? बताओ। फॉरवर्ड जाएगी। तो हमारा जो ब्राउन कलर है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इट विल, दैट ब्राउन कलर की जो वो है, कलर की जो इंटेंसिटी है, इट विल डिक्रीज। है ना बच्चों? तो मैं लिख देता हूं, इंटेंसिटी ऑफ ब्राउन कलर डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि N2O4 बन रहा है। हाँ है ना बच्चों? बोलो गाइस, क्लियर हो गया? गुड, ग्रेट। अब गाइस यहाँ पे Q वॉज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम। तुम्हें याद है या नहीं याद है, मैंने एक चीज बताई थी। K इक्विलिब्रियम किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और तुम यहाँ पे टेम्परेचर चेंज कर रहे हो। इस बार तुम्हारा Q नहीं हटा Q डैश बन के, हमारे जो K इक्विलिब्रियम है वो चेंज करके K इक्विलिब्रियम 1 हो गया। समझ आया नहीं आया? इट इज नॉट Q विच इज चेंजिंग, इट इज द K इक्विलिब्रियम विच इज चेंजिंग। और अब Q क्या अचीव करना चाहेगा? इस नए K इक्विलिब्रियम। अब कर में डिफरेंस समझ आ रहा है दोनों में दिक्कत क्या है? एक में हमारा बार बार Q डेविएट कर रहा था, इस बार हमारा K इक्विलिब्रियम डेविएट कर रहा है। समझ गए गाइस? ओके, गुड। यहां तक समझ गए ना? तो हमें पता चल जाएगा, जैसे देखो बच्चों, N2 + 3H2 gives 2NH3। हमने कहा इसका, ये डेल्टा H क्या होता है बच्चों? इसका नेगेटिव। राइट गाइस? मुझे बताओ, जब टेम्परेचर लो है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी बच्चों? रिएक्शन गोज फॉरवर्ड। रिएक्शन गोज फॉरवर्ड का मतलब समझ में आया? कि तुम्हारा जो के न्यू है, के इक्विलिब्रियम न्यू है, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम ओल्ड। क्योंकि ये पुराना क्यू है, नाउ इट इज ट्राइंग टू अचीव द न्यू के इक्विलिब्रियम।
पहले Q वॉज इक्वल टू दिस के इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम मोल्ड के बराबर था Q। अब हमारा Q से हम कहां पे पहुंच गए, वी हैव गॉट अ न्यू वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम, और हमें बताया रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, इसका मतलब के इक्विलिब्रियम बढ़ा है। हाँ, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्लियर है गाइस? टेम्परेचर लो है तो इट विल ट्राई टू इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज द टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करवा दो, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हाँ है ना बच्चों? तो डू यू रियलाइज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर अगर तुम डिक्रीज कर देते हो तो रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब तुम एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर लो रखते हो रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, या हम कहेंगे के इक्विलिब्रियम की वैल्यू तुम्हारी क्या कर गई, बढ़ गई। समझ आया नहीं आया बच्चों? जो ओल्ड था, नया के इक्विलिब्रियम है, इट इज मोर देन ओल्ड। फाइन। तो गाइस यहां पे हमारे पास एक फॉर्मूला आता है टू फाइंड आउट द न्यू के इक्विलिब्रियम व्हेन यू चेंज द टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2। क्या फॉर्मूला है देखो, ln K2 by K1 is equal to delta H by R 1 by T1 minus 1 by T। ये फॉर्मूला मैंने थर्मोडायनेमिक्स में करवा रखा है बाय चांस। गाइस देखो, के इक्विलिब्रियम 1 वाज एट टेम्परेचर T1, के इक्विलिब्रियम 2 इज एट टेम्परेचर T2। ठीक है ना गाइस? ये K1 और K2 है, ये K फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है ना गाइस? K1 is the equilibrium constant at temperature T1, K2 is the equilibrium constant at temperature T2। हाँ है ना? समझ गए गाइस यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं? गुड। तो 1 सेकेंड गाइस, ये है। ठीक है ना बच्चों? अब एक चीज देखो, जो चीज मैंने अभी बताई थी, लेट अस सी क्या ऐसा है या नहीं है। डेल्टा एच सपोजिंग पॉजिटिव है, ओके, डेल्टा एच पॉजिटिव है, तुमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? सोच के बताओ ली चैडलियर प्रिंसिपल से। डोंट लुक एट द फॉर्मूला, जस्ट टेल मी डेल्टा एच पॉजिटिव में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहां जाएगी? टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर कम करना चाह रहा है वो, हीट कंज्यूम करना चाह रहा है वो। हाँ बेटा, समझ में आया नहीं आया? फिर से सोचो और बताओ, थिंक इट ओवर एंड लेट मी नो। डेल्टा एच पॉजिटिव है, हीट कंज्यूम हो रही है फॉरवर्ड में, टेम्परेचर हम बढ़ा चुके हैं, टेम्परेचर कम करना चाहेगा। टेम्परेचर कम किस डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब बेसिकली क्या हो गया, अब जो नया के इक्विलिब्रियम है वो पुराने से फॉरवर्ड जा रहा है। के इक्विलिब्रियम न्यू शुड बी ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम ओल्ड, तभी तो फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो क्यू डेफिनेटली के इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है ना, तभी तो फॉरवर्ड जाएगा। अब हम देखते हैं क्या इस फॉर्मूले से हमारा ये चीज निकल के आ रही है जो मैंने अभी बताई। डेल्टा एच पॉजिटिव, टेम्परेचर बढ़ाया T2 ग्रेटर देन T1, डू यू रियलाइज पूरा राइट हैंड साइड पॉजिटिव होगा भाई, ये पॉजिटिव, और T1 से बड़ा T2 है, टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो ये एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव। होल राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव, मतलब K2 बाय K1 शुड बी ग्रेटर देन 1, या K2 शुड बी ग्रेटर देन K1। जो हमने यहां से कंक्लूड किया वही चीज हमने इस फॉर्मूले से कंक्लूड करा। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम पे है, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात नहीं है, फॉरवर्ड कब जाती है, जब Q
इज लेस देन के इक्विलिब्रियम। अब जो हमारा नया के इक्विलिब्रियम है दैट शुड बी ग्रेटर देन द ओल्ड के इक्विलिब्रियम। हाँ, के पहले Q वॉज इक्वल टू के ओल्ड, अब हमने के ओल्ड को चेंज करके कर दिया के न्यू। नाउ Q इज ट्राइंग टू अचीव दिस न्यू के। समझ में आया नहीं आया? रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, इसका मतलब दिस इज ग्रेटर देन दिस। समझे या नहीं समझे बेटा? गॉट द आइडिया और नॉट? और ये फॉर्मूले से भी आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है? गुड। अब एक काम कीजिए बच्चे, यहां तक नोट कर लिया? हर एक बच्चे ने नोट कर लिया है तो बताओ गाइस, फिर मुझे एक फॉर्मूला करवाना है तुम्हें। कर लिया ना नोट बच्चों? गुड, आगे चलते हैं। लेट अस टेक अ फॉर्मूला। जब हमारे पास ये दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों? सपोजिंग वी आर गिवन H2O लिक्विड गिविंग H2O गैस, H2O लिक्विड गिविंग H2O गैस। तो इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा बच्चों? ये होगा नहीं होगा बच्चों? बताओ गाइस। है ना? लिक्विड की एक्टिविटी, प्योर लिक्विड की एक्टिविटी हमारी 1 है। तो यहां पे क्या मैं इसके लिए कैन आई यूज द फॉर्मूला P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन। इस रिएक्शन में डेल्टा H क्या है? डेल्टा H वेपराइजेशन बाय R 1/T1 माइनस 1/T2। बोलो गाइस, ये चीज समझ में आई नहीं आई? यार ये इक्वेशन तो तुमने करी हुई है थर्मोडायनेमिक्स में, कितने बच्चों को याद है? बताओ। क्लॉसियस, क्लेपेरॉन क्लॉसियस इक्वेशन याद है? ये मैंने थर्मोडायनेमिक्स में करवाई थी, और मैंने कहा था के इक्विलिब्रियम यहाँ पे, ये जो प्रेशर है दैट इज नथिंग बट, मतलब P2 इज द प्रेशर एट टेम्परेचर T2, वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T2, P1 इज द प्रेशर एट टेम्परेचर T1, इक्विलिब्रियम प्रेशर एट टेम्परेचर T1। ये समझ में आया नहीं आया? क्लियर है गाइस? ये इक्वेशन समझ में आ गई? मतलब के इक्विलिब्रियम की जगह हमने इक्विलिब्रियम प्रेशर ले रखा। बताओ गाइस, क्या इसके लिए इक्वेशन नहीं चलेगी? 1 सेकेंड बच्चों। CaCO3 on heating gives CaO plus CO2। दो सॉलिड एक गैस, इसके लिए भी वही चलेगा, क्योंकि के पी विल बी नथिंग बट प्रेशर ऑफ CO2 गाइस। जैसे अगर इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहते हैं प्रेशर ऑफ CO2 इज 0.773 mm at 500 degrees Celsius and we are given delta H is 43.2 kilocalorie per mole. Find pressure of CO2 at 600 डिग्री सेल्सियस। बताओ बच्चों कैसे करोगे? क्या लिखोगे गाइस? हाँ, डेल्टा एच यहां पे हमारा इस रिएक्शन के लिए कर रहे हैं, बड़े सब्लिमेशन थोड़ी ना यहाँ पे। ये डेल्टा एच फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। will be pressure of CO2 into 1/1 बेसिक। हाँ है ना बच्चों? क्या होगा ये? कैसे करोगे इसे? कैन वी से ln P2/P1, P1 is 0.773 will be equal to delta H। डेल्टा H को किस में ले लो बच्चों? कैलोरी में उठा लो। आर की वैल्यू क्या उठाओगे फिर? हाँ, 2।
1/T1 क्या उठाओगे? हाँ, 773 केल्विन में कन्वर्ट करना जरूरी है। माइनस, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा बच्चों? और ये P2 किस में आएगा? mm में। किस में? यूनिट्स क्या होंगी इसकी? जो P1 की यूनिट्स है वही P2 की यूनिट्स होंगी। P2 विल कम इन mm। यहां से जो P2 आएगा वो किस में आएगा बच्चों? mm में। हाँ है ना गाइस? जिसमें हमारा P1 है उसी में हमारा P2 आएगा। वो कुछ समझे या नहीं समझे बच्चों? श्योर यू गॉट दैट? मतलब तुम्हें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्लियर हो गया बिल्कुल। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कौन करेगा? तुम करोगे बच्चों, और कौन कैलकुलेट करेगा भाई? और तुम्हें कैलकुलेट करना आना चाहिए। यू हैव टू लर्न हाउ टू डू इट। ठीक है ना गाइस? ऐसा नहीं कह रहा मैं कि इट इज इम्पॉसिबल टाइप स्टफ। करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है ना गाइस? नेक्स्ट। अभी तक हमने कितने इफेक्ट देख लिए थे? 4 या 5? तो 5 पे आ जाओ। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ओके बच्चों? गाइस, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में हम क्या देखते हैं? गाइस, कैटलिस्ट के बारे में मैंने तुम्हें बताया था। रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। इक्विलिब्रियम पे अगर है तो उसे अनटच रहेगा। कि हमारा यहाँ पे Q वॉज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम ओल्ड, और के इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला ऑफ इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। क्योंकि वो क्या करता है? हाँ, वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये जो हमारा रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड है, इट विल बी के डैश इंटू के फॉरवर्ड, एंड सिमिलरली के बैकवर्ड न्यू विल बी के डैश इंटू के बैकवर्ड। तो हमारा जो के इक्विलिब्रियम न्यू है दैट विल बी इक्वल टू के इक्विलिब्रियम ओल्ड। इट मेक्स the it reduces the it reduces the time required to attain equilibrium बच्चों। क्लियर है गाइस? फॉरवर्ड रिएक्शन को जिस रेट से इंक्रीज किया उसने से ही बैकवर्ड को कर दिया। समझे या नहीं समझे गाइस? अगर इक्विलिब्रियम पे है तो कोई इफेक्ट नहीं। इक्विलिब्रियम अटेन करना चाह रहा है तो उसका टाइम कम हो गया। टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम। ठीक है ना गाइस? It does not change the amount of reactant and product equilibrium. It does not change the amount of time. Sorry, it just does not change the amount of reactant and product equilibrium. Clear है guys? Reduces the time but no change in the equilibrium concentration of reactant and product. अब आते हैं 6 पे बच्चों। Addition of inert gas. Addition of inert gas. इनर्ट गैस जैसे N2 था, तुम्हें याद है क्वेश्चन किया था हमने? PCl5 गिविंग PCl3 प्लस Cl2 में N2 गैस डाल दी थी। क्या वो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेगा? तो बच्चों देखो, ये दो कंडीशन में से स्टडी करेंगे। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम बच्चों, वॉल्यूम हमने फिक्स रखी। तो गाइस मैं एक काम करता हूँ, मैं रिएक्शन वही उठाता हूँ, PCl5 गिविंग PCl3 प्लस Cl2। पहले के इक्विलिब्रियम क्या है बच्चों? इट विल बी कंसंट्रेशन, या मैं एक काम करता हूँ, एक्सप्रेशन लिखता हूँ, a माइनस एक्स एक्स एक्स, ये एक्स स्क्वायर बाय a माइनस एक्स वी। हाँ है ना? राइट गाइस? एंड Q वॉज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। इनर्ट ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। अब तुमने से N2 डाल दिया इसमें,
कुछ चेंज कर रहा है क्या वो? ये जो एक्सप्रेशन है क्या वो इस एक्सप्रेशन को चेंज कर रहा है? मोल ऑफ PCl3 Cl2 PCl5 इसको अफेक्ट करा? नहीं, हमने PCl5 PCl3 या Cl2 थोड़ी ना डाला है, हमने तो N2 डाला है। क्या उसने वॉल्यूम को अफेक्ट करा? हम कहेंगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हमने हेडिंग डाल रखी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऐड किया, ना V चेंज हुआ, ना PCl5 PCl3 Cl2 के मोल चेंज हुए, तो कैन वी से Q विल स्टिल बी इक्वल टू K इक्विलिब्रियम? इनर्ट गैस डालने पे Q डेविएट नहीं हुआ, Q अब भी K इक्विलिब्रियम के बराबर है, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। अगर तुम कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर तुम आर्गन होगा डजेंट मैटर, इनर्ट मींस इनर्ट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है ना बच्चों? ये चीज समझ में आई या नहीं आई? इट इज हैविंग नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, हाँ है ना? गुड। अब आते हैं सेकंड बी। अगर हमने यही इनर्ट गैस डाली एट कांस्टेंट प्रेशर तो क्या होगा बच्चों? गाइस इसी एक्सप्रेशन को मैं देखता हूं, ये था गाइस। अब मुझे एक चीज बताओ, जब तुमने कांस्टेंट प्रेशर P कांस्टेंट T कांस्टेंट है ना बच्चों? जब तुमने इनर्ट गैस डाली तो डू यू रियलाइज मोल्स बढ़ जाएंगे कंटेनर में? ऑब्वियस सी बात है, P कांस्टेंट T कांस्टेंट, राइट? हमारे मोल्स बढ़ गए तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा, हाँ है ना बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? हमने प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, जब हमने इनर्ट गैस ऐड करी तो कुछ मोल्स बढ़ गए, मोल्स बढ़ गए तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बढ़ गया, हाँ है ना? अगर कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड करोगे तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विल इंक्रीज, और वॉल्यूम बढ़ गई तो हमारा क्यू क्या हो जाएगा बच्चों? क्यू विल बी लेस देन के इक्विलिब्रियम। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, किसके लिए? PCl5 गिविंग PCl3 प्लस Cl2 के लिए रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड, हाँ या ना? तो इसमें तुम एक चीज याद रख लो, रिमेंबर इट एज अ फैक्ट, कि कांस्टेंट प्रेशर पे अगर इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो, तुम ये मान के चलो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बढ़ गया, उस हिसाब से डिसाइड करो कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। समझे नहीं समझे गाइस? यू जस्ट रिमेंबर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इफ inert gas is added, volume increases. Oh, sorry, at constant pressure. My mistake. If at constant pressure, if inert gas is added, volume increases. हाँ है ना? तो हम क्या कहेंगे, अगर मैं ये लेता हूं, क्या लेता हूं ये, और इसमें मैं इनर्ट गैस ऐड कर रहा हूं एट कांस्टेंट प्रेशर, तो रिएक्शन कहां जाएगी? तो मान के चलो वॉल्यूम बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गई, वो मोल बढ़ाएगा। ली चैडले प्रिंसिपल क्या कहता है? वॉल्यूम बढ़ गई मतलब कंटेनर में जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो गई, तुम वॉल्यूम बढ़ाओगे वो मोल्स बढ़ाना चाहेगा, और मोल्स किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं? फॉरवर्ड में। सपोजिंग मैं इस रिएक्शन को लेता हूं और इसमें मैं इनर्ट गैस ऐड करता हूं एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब एक तरीके वॉल्यूम बढ़ा दी, वॉल्यूम बढ़ा दिए, कहां पे क्या करना चाहेगा? मोल बढ़ाना चाहेगा, रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। दोनों में इनर्ट गैस ऐड कर रहा हूं एट कांस्टेंट प्रेशर, एक में तुम्हारा रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, एक में बैकवर्ड जा रही है। डिपेंड किस पे कर रहा है? कि तुम्हारे मोल्स किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। एक तरीके में ये भी कह सकता हूं, इफ इनर्ट गैसेस इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, रिएक्शन गोज इन दैट डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीजेस। रिएक्शन goes in direction
of increase in number of moles of gas. Got it or not बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हर एक बच्चों क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं ना? ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ। ईदान sir. बेटा समझ आ रहा है? हाँ बच्चों समझ गए यहां तक? गुड गाइस, ये चीज क्लियर है ना? किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट? अच्छा बच्चों एक चीज और, कई बार बच्चों का एक क्वेश्चन होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम में। एट कांस्टेंट वॉल्यूम में सुनते आना बच्चों, जैसे मैंने लिया N2 + 3H2 gives 2 NH3। एड कांस्टेंट वॉल्यूम जब तुम इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो, ठीक है ना गाइस? मैंने क्या बताया था इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में इनर्ट गैस ऐड करते हो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ता है? नो इफेक्ट, है ना बच्चों? बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते हैं हम, एक्सप्रेशन लिखते हैं। सपोजिंग मैं इसको लेता हूँ, ये वाला केस मतलब दूसरा लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। रिएक्टेंट एक्चुअली मुझे एक लेना चाहिए था, उससे एक्सप्रेशन बनाना आसान है मेरे लिए। A - x x x, मैं किसका एक्सप्रेशन बना रहा हूं? के पी का इंस्टेड ऑफ के सी। के सी में तो तुम्हें दिख रहा है मोल चेंज नहीं हुए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर दे रखा है फिक्स्ड है। केपी के एक्सप्रेशन में क्या होगा? x² / a - x इंटू a + x इंटू पी टोटल। ये एक्सप्रेशन था या नहीं था बच्चों? बच्चे कहते हैं कि सर वॉल्यूम फिक्स्ड है, मोल्स बढ़ा दिए, प्रेशर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा बच्चों? तुमने वॉल्यूम फिक्स रखी, इनर्ट गैस ऐड करी, मोल्स बढ़ गए, प्रेशर बढ़ेगा, पी टोटल बढ़ेगा। सर पी टोटल बढ़ेगा तो एक्सप्रेशन क्यों नहीं हमारा चेंज होएगा? के इक्विलिब्रियम चेंज नहीं हो जाना, मतलब क्यू की वैल्यू चेंज नहीं हो जानी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइस, व्हाट यू डिड नॉट रियलाइज वाज कि यहाँ पे हमारे क्या थे, ये भी चेंज होंगे मोल्स। कि यहाँ पे हमारा एक एक्सप्रेशन क्या है एन टोटल का। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हमने यहाँ पे जो a + x लिखा है, जब तुम्हें याद होगा एक क्वेश्चन भी हमने किया था जब N2 था, N2 और PCl3 PCl5 एंड N2 वाला केस, Cl2 और उसके अंदर इनर्ट गैस N2 ऐड करी हुई थी हमने। उसमें जब हमने वॉल्यूम को चेंज करा था, Kp का एक्सप्रेशन बनाया था, मैंने P टोटल बाय N टोटल में N टोटल ऑफ योर N2 वाज आल्सो इंक्लूडेड, मतलब N टोटल में हमने मोल्स ऑफ PCl3 Cl2 PCl5 और N2 को भी इंक्लूड किया था। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है बेसिकली इसको ऐसे लिखना बेटर रहेगा, यहाँ पे एन टोटल और यहाँ पे पी टोटल। जब तुम्हारा पी टोटल बढ़ रहा है तो तुम्हारा एन टोटल भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्यू की वैल्यू इज नॉट गोइंग टू चेंज। समझ आया नहीं आया? जिस अमाउंट में तुम्हारा पी टोटल बढ़ा उसी अमाउंट में तुम्हारा एन टोटल बढ़ा। गॉट इट और नॉट? तो द होल आइडिया वाज कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम देयर इज नो इफेक्ट। वो कई बार बच्चे इस एक्सप्रेशन में दिक्कत आ जाती है बच्चों को, अब तुम समझ गए होगे। हाँ है ना? गुड गाइस। अब आते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। अभी तक हम रिएक्शंस की बात करते हैं, नाउ लेट अस टॉक अबाउट फिजिकल इक्विलिब्रियम। पहला, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। उस पे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर? प्रेशर बढ़ाने या घटाने का क्या इफेक्ट होगा ऑन सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम?
होगा। ये हमने ले लिया। गाइस मुझे ये बताओ, नॉर्मली, पहली चीज नॉर्मली हम देख रहे हैं, नॉर्मली अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो वॉल्यूम क्या होगी बच्चों? फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाओगे, वॉल्यूम बढ़ेगी, लिक्विड की वॉल्यूम ज्यादा होती है, सॉलिड की कम होती है, वॉल्यूम इंक्रीज। हाँ है ना बच्चों? दो स्पेशल केस है, आइस एंड डायमंड। इनमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में वॉल्यूम डिक्रीजेस, मतलब आइस की वॉल्यूम ज्यादा है 0 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर की वॉल्यूम कम है। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक गाइस? अब आइस वाटर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। आइस वाटर इक्विलिब्रियम, पहले हम एक्सेप्शन की बात करें। ये एक्सेप्शन है कि इसमें तुम्हारा वॉल्यूम डिक्रीजेस व्हेन सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड। आइस वाटर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। ये देखो गाइस, ये वाटर है हमारे पास, ये आइस है। ओके गाइस, और ये हमने क्लोज लिड लिया। ओके बच्चों, अब तुमने क्या किया, तुमने प्रेशर बढ़ाया। तुमने क्या किया? प्रेशर बढ़ाया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी बच्चों? कम होनी चाहिए। ये वॉल्यूम किसकी कम होगी? कंटेनर की कम हो जाएगी। क्लियर है गाइस? माइल्डली कम होगा, कम होगा। गॉट इट और नॉट? अब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाना चाहेगी? ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कम हो गया, तो वो कहेगा, जैसे तुम्हें याद है वहां पे हम क्या कहते थे कि तुमने वॉल्यूम बढ़ाई, वो मोल्स बढ़ा रहा है। तुम ऐसे देखो, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कम हो गया तो एक कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अमाउंट देखो, ऐसे समझो, ये अमाउंट है, ये हमारा मिक्सचर है, और ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। तुमने वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कम कर दिया, तो तुम्हारा आइस वाटर भी तो अपनी वॉल्यूम कम करना चाहेंगे ना। रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? जिसमें आइस वाटर का जो मिक्सचर है दैट ट्राइज टू डिक्रीज इट्स वॉल्यूम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तुमने कंटेनर की वॉल्यूम कम करी, अब वो अपनी वॉल्यूम कम करना चाह रहा है, सो दैट कंसंट्रेशन रिमेन्स सेम। समझ आया नहीं आया? भाई देखो, इसको ऐसे समझो, ये हमारे पास है, ओके, और ये हमारे पास टोटल है। हमने अगर ग्रीन को डिक्रीज किया, तो डू यू रियलाइज एक तरीके की कंसंट्रेशन बढ़ गई, कंटेनर की जो वॉल्यूम है वो तो कम हो गई, और जो मिक्सचर की वॉल्यूम है वो वही रही, कंसंट्रेशन बढ़ गई। ये कंसंट्रेशन कम करना चाहेगा। तुमने वॉल्यूम डिक्रीज करके कंसंट्रेशन बढ़ा दी, कंसंट्रेशन कम करना चाह रहा है। क्रक्स ये है कि तुमने वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कम किया, ये अपनी कंसंट्रेशन कैसे कम करेगा? बाय डिक्रीजिंग इट्स ओन वॉल्यूम। तुमने कंटेनर को छोटा किया, उसने कहा मैं भी छोटा हो जाता हूं। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? जिसमें आइस एंड वाटर आर ऑक्यूपाइंग लेसर वॉल्यूम। हाँ है ना? ये उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे आइस वाटर मिक्सचर इज ऑक्यूपाइंग लेसर वॉल्यूम। हाँ है ना? ये हमारे पास आइस है, ये हमारे पास वाटर है। मैंने अभी तुम्हें बताया था आइस वाटर में फॉरवर्ड डायरेक्शन में वॉल्यूम क्या होती है बच्चों? वॉल्यूम डिक्रीज करती है, नहीं करती है? वाटर की वॉल्यूम कम है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और आइस की वॉल्यूम ज्यादा है। हाँ है ना? अब अगर तुम इस इक्विलिब्रियम में आइस और वाटर दोनों प्रेजेंट है, तुमने प्रेशर बढ़ा दिया, क्या होगा बेटा? रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? प्रेशर बढ़ा दिया मतलब एक तरीके से वॉल्यूम कम कर दी। अब ये वॉल्यूम कम करना चाह रहा है अपनी, किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड बैकवर्ड? फॉरवर्ड जाएगा, नहीं जाएगा?
ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो इक्विलिब्रियम था हमारा, इसमें हमने कंटेनर की वॉल्यूम कम कर दी, ये अपनी वॉल्यूम कम करना चाह रहा है, फॉरवर्ड जाएगा। प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब इट फेवर्स मेल्टिंग ऑफ आइस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और वी कैन से इट फेवर्स मेल्टिंग ऑफ आइस। गॉट इट और नॉट बच्चों? बताओ मुझे। तो एक चीज और बताओ मुझे, यहाँ पे ये पार्ट समझ के, अब डू यू रियलाइज, सपोजिंग हमारा 0 डिग्री सेल्सियस था, उस पर पहले आइस और वाटर दोनों थे, अब क्या है? अब सिर्फ वाटर है। प्रेशर बढ़ाने पे जहां पे पहले आइस और वाटर दोनों थे, अब मैं कह रहा हूं वहां पे सिर्फ क्या है? वाटर। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब यही है, आइस वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड टू, जो आइस है उसमें, दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू वाटर। मतलब जहां पे पहले आइस और वाटर दोनों थे, अब वहां पे सिर्फ क्या है? वाटर। तो मुझे बताओ, पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे यू हैड आइस प्लस वाटर, नाउ ओनली वाटर, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा फिर? अगर अब 0 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ पानी है, तो मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है या कम है? अगर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे अब सिर्फ वाटर है, तो आइस वाटर इक्विलिब्रियम के लिए हमें, आइस भी होने के लिए हम टेम्परेचर कम करेंगे या नहीं करेंगे? पहले जहां पे आइस और वाटर दोनों थे 0 डिग्री सेल्सियस पे, अब सिर्फ वाटर है। समझ आया नहीं आया? जहां पे पहले आइस और वाटर दोनों थे, अब यहाँ पे सिर्फ वाटर है। अब तुम्हें फिर से आइस और वाटर चाहिए, तो तुम्हें टेम्परेचर लो करना पड़ेगा या हाई करना पड़ेगा? लो करना पड़ेगा। दैट बेसिकली मीन्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर। डिक्रीजेज, हैज डिक्रीज्ड। क्लियर और नॉट? जहां पे पहले आइस और वाटर दोनों था, वहां पे सिर्फ क्या है? वाटर। इसका मतलब हमें अगर वापस आइस वाटर इक्विलिब्रियम चाहिए, वी नीड द टेम्परेचर टू बी लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए तो हम फ्रीजिंग पॉइंट में ये भी लिखते हैं कि प्रेशर 180 एम पे, हमारा जो वो होता है मेल्टिंग पॉइंट, उसमें प्रेशर की टर्म भी स्पेसिफाई करी जाती है 180 है, कि अगर तुम प्रेशर चेंज करोगे तो तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट विल चेंज। गॉट इट और नॉट? अब लेट अस टेक अ केस जिसमें एक्सेप्शन नहीं है, सल्फर सॉलिड गिविंग सल्फर लिक्विड। इसमें बताओ बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन में वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम इंक्रीजेस। इन फॉरवर्ड डायरेक्शन वॉल्यूम इंक्रीजेस। लिक्विड ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, सॉलिड कम करता है। अब तुमने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया मतलब एक तरीके वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कम कर दिया, तो ये किस डायरेक्शन में जाएगी? ये अपनी वॉल्यूम कम करना चाहेगा। इट विल गो इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड? हाँ, रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। हाँ है ना बच्चों? मतलब जहां पे तुम्हारे पास सल्फर सॉलिड और लिक्विड दोनों था, वहां पे क्या है? सिर्फ सॉलिड। तो अगर तुम्हें सॉलिड और लिक्विड दोनों चाहिए, तो तुम्हें जो अब टेम्परेचर है, जो भी तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट था, अब हमें उससे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा दोनों को लाने के लिए, या कम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब ये है, नाउ सल्फर सॉलिड इज ओनली प्रेजेंट। तो अगर हमें सॉलिड और लिक्विड दोनों चाहिए, वील हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर। हाँ है ना? तो एक तरीके मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर हैज इंक्रीज्ड। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गॉट इट गाइस? गुड। सेकंड, ये था हमारा, इसको मैंने कहीं नाम दिया था, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। अब आते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर याद है नहीं याद है बच्चों? यू रिमेंबर वेपर प्रेशर और नॉट?
effect of temperature on vapor pressure of liquids. वेपर प्रेशर होता है, तुम्हारे पास एक इक्विलिब्रियम है, किसका? लिक्विड वेपर का इक्विलिब्रियम है। ठीक है बच्चों, वी हैव गॉट अ लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। H2O की बात करते हैं, H2O लिक्विड गिविंग H2O गैस, ये इक्विलिब्रियम है, राइट? समझ गए बच्चों? वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर इज द प्रेशर exerted by vapors above the solution. भाई तुमने लिक्विड लिया, लिक्विड के ऊपर अपने आप इट विल गो इनटू वेपर्स, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। जिस रेट से वाटर लिक्विड से गैस जा रहा है, उसी रेट से लिक्विड जो गैस मॉलिक्यूल्स है, दे आर गेटिंग कन्वर्टेड टू लिक्विड। इक्विलिब्रियम पे जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बच्चों। ठीक है गाइस, तो हम देखना चाह रहे हैं वेपर प्रेशर पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। मुझे बताओ, ये जो रिएक्शन इसका डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव? लिक्विड को गैस में भेज रहे हैं, यू विल हैव टू सप्लाई एनर्जी टू बी पॉजिटिव। अब मुझे बता दो, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कहां जाएगी? सोचो गैस, ट्राई टू रियलाइज, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो तुमने एक तरीके हीट दे दी, हीट कंज्यूम करना चाह रहा है, हीट कंज्यूमिंग तो हो रही है इधर, हीट इज एब्जॉर्ब, हाँ है ना? तो it goes in forward direction, and if it goes in forward direction, तो मुझे जरा बताओ, अगर हमारा it goes in forward direction, तो tell me more molecules of gas will be present, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, ऑब्वियस सी बात है ना, मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर गोइंग टू वेपर फेज, तो वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। थर्ड देखते हैं बच्चों। हाँ, अब आते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। बेटा देखो, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या करेंगे हम? बॉइलिंग पॉइंट पे ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, पहली चीज, प्रेशर इनसाइड बिकम्स इक्वल टू प्रेशर आउटसाइड। ओके गाइस, बॉइलिंग तब होती है जब प्रेशर इनसाइड इज इक्वल टू प्रेशर आउटसाइड। क्लियर है यहां तक बच्चों? जैसे ये हमने लिया, ये हमने लिया, ये हमारा लिक्विड है, ये हमारा गैस है, बाहर प्रेशर है 1 atm, ओके? अंदर प्रेशर, वेपर प्रेशर है सपोजिंग 0.8 atm एट 0 डिग्री सेल्सियस, या सपोजिंग से 50 डिग्री सेल्सियस। 0.8 को 1 एटमॉस्फेयर पहुंचाने के लिए तुम्हारे को टेम्परेचर कितना बढ़ाना पड़ा? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस तक जब लेके गए तो अंदर का प्रेशर वही हो गया जो बाहर का है। दैट मीन्स दिस टेम्परेचर इज योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। देखो गाइस, अंदर का प्रेशर नॉर्मली कम होता है, बाहर का प्रेशर ज्यादा होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे अंदर का प्रेशर बढ़ना शुरू होगा। द मोमेंट इट रीचेज आउटसाइड प्रेशर, बॉइलिंग स्टार्ट्स। क्लियर है बच्चों? यहां तक समझ आया नहीं आया? अब अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देता हूं, तो पहले जो 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटमॉस्फेयर पहुंच रहा था, अब हमें ज्यादा टेम्परेचर तक रेज करना पड़ेगा।
क्योंकि हमने 1 एटमॉस्फेयर के बजाय क्या कर दिया, से 1.5 एटमॉस्फेयर। तो नाउ यू विल हैव टू सप्लाई मोर हीट, या यू विल हैव टू रेज द टेम्परेचर फर्दर टू मेक द इनसाइड प्रेशर रीच 1.5 एटमॉस्फेयर। तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बॉइलिंग पॉइंट पहले 100 था, अब क्या हो जाएगा बच्चों? इट विल बी मोर देन 100। जब तुम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देते हो, देन योर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। नोट इट डाउन। प्रेशर एक्सटर्नल बढ़ाओगे तो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, हाँ या ना? गुड। फोर्थ, solubility of solids in liquids। मैं दो पार्ट में ब्रेक करता हूँ। solubility of पहला, solids in liquids। गाइस मुझे बताओ, ए सॉलिड को मैं जब लिक्विड में डिसॉल्व कर रहा हूं, तो जस्ट टेल मी गाइस, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी एक्सोथर्मिक होगी? हाँ बच्चों, इट इज गोइंग टू बी एंडोथर्मिक। तुम्हें याद होगा, मैंने बताया था इसमें दो एनर्जी आर इन्वॉल्व। लैटिस हाइड्रेशन, हाइड्रेशन इज नेगेटिव, लैटिस इज पॉजिटिव। नॉर्मली लैटिस इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, हाँ है ना? अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया बच्चों? सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, हाँ या ना? मतलब मोर सॉलिड इज गेटिंग डिसॉल्व, हाँ है ना बच्चों? ये तुमने से रूम टेम्परेचर पे नमक डिसॉल्व किया, तुम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर बढ़ा दोगे, मोर नमक कैन बी डिसॉल्व। गॉट इट और नॉट गाइस? बेटा डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब है एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। यहाँ पे तुमने एनर्जी सप्लाई कर दी, हीट सप्लाई कर दी। हम चाह रहे कि हीट कंज्यूम हो जाए, वो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही कंज्यूम होगी ना बेटा। हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मतलब हमने एक तरीके हीट सप्लाई कर दी। वी हैव सप्लाइड हीट टू द सिस्टम, ठीक है ना बेटा? और सिस्टम को हीट सप्लाई कर दी तो इट विल ट्राई टू एब्जॉर्ब दैट हीट, मतलब हीट कम हो जाए, टेम्परेचर कम हो जाए किसी तरीके से। तो टेम्परेचर कम किस में होता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर कम होएगा। क्लियर है यहां तक? ओके, तो ये समझ गए। अब आते हैं बी, गैसेस इन लिक्विड्स। हमने ए गैस गिविंग ए एक्वस। ये कैसा होता है बच्चों? एंडोथर्मिक होता है एक्सोथर्मिक होता है? व्हाट अबाउट दिस वन गाइस? इज इट एंडो और एक्सो? एक्सो होता है, क्योंकि इसमें लैटिस है, हाइड्रेशन है। लैटिस हम कहेंगे होता ही नहीं, गैस है, मतलब इसका जो लैटिस वाला पार्ट है उसको इग्नोर कर दो, सिर्फ हाइड्रेशन है, कम या ज्यादा इट डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज देयर इज ओनली हाइड्रेशन, डेल्टा एच इज नेगेटिव। अब मुझे बताओ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा ये बताओ? रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब जो डिजॉल्व था वो भी बाहर निकल गया, जो डिजॉल्व था वो भी बाहर निकल गया बच्चों, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। दैट इज वन ऑफ द रीजंस गाइस, जो तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आई मीन व्हाई डू वी कीप द कोल्ड ड्रिंक्स कोल्ड? क्यों? क्यों नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ दैट गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हमारे पास से तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक है, उसमें ज्यादा क्या डिजॉल्व होता है बच्चों? CO2, राइट? अब CO2 मुझे बताओ, लो टेम्परेचर पे ज्यादा डिजॉल्व होगी या हाई टेम्परेचर पे? इसको देखो, इसको देखो बच्चों, टेम्परेचर जितना लो हो, जितना बढ़ाओगे टेम्परेचर को, उतना जो डिजॉल्व गैस है वो भी बाहर निकलेगी। समझा नहीं समझेगा? टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे उतना ही तुम्हारा डिजॉल्व गैस बाहर निकल जाएगी। लो टेम्परेचर पे गैस इज मोर डिजॉल्व एज कंपेयर टू हाई टेम्परेचर।
हाई टेम्परेचर में कहते नहीं वो फिज खत्म हो गया। आइडिया इज दैट इज द रीजन कि हम लो टेम्परेचर रखते हैं कि लो टेम्परेचर में मोर गैस इज डिजॉल्व इन लिक्विड। CO2 गैस इज डिजॉल्व इन द लिक्विड। मुझे बताओ अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जो डिजॉल्व गैस है वो बाहर निकलेगी या फर्दर गैस कैन बी डिजॉल्व बाय लुकिंग एट दिस। टेम्परेचर बढ़ाने पे ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। ये समझ में आ रहा है या जो गैस से लिक्विड में बोलो गैस इज गेटिंग डिजॉल्व इन लिक्विड। समझ गए बेटा? क्लियर है गाइस? तो हम ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारी गैस है दैट विल, ये जो डिजॉल्व है इट विल गो आउटसाइड व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, राइट? जो ऑलरेडी गैस डिजॉल्व है इट विल गो आउटसाइड व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। मतलब जो CO2 गैस डिजॉल्व थी जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे से माइनस या 2 डिग्री सेल्सियस से तुम उसे 20 पे लेके जाओगे तो जो CO2 ऑलरेडी डिजॉल्व है दैट विल कम आउट ऑफ द सॉल्यूशन। समझ गए? तो बस यही चीज बता रहा हूं मैं कि हम लो टेम्परेचर इसीलिए रखते हैं कि लो टेम्परेचर में मोर गैस कैन बी डिजॉल्व इनसाइड दैट लिक्विड। तुम कोल्ड ड्रिंक को बाहर रख दो कुछ देर के लिए सारी गैस बाहर निकल आएगी। जो तुम्हारा जब तुम ओपन करते हो तो फिज जो है वो सारा बाहर निकल जाता है। प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। आइडिया इज मतलब एक तो तुम्हारा है टेम्परेचर डिपेंडेंस, एक है प्रेशर डिपेंडेंस। प्रेशर भी होता है कि जब तुम प्रेशर बढ़ाते हो तो मोर गैस कैन बी डिजॉल्व। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर रिजल्ट्स इन मोर डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। समझ आया नहीं आया बच्चों? ये मैंने तुम्हें टेम्परेचर बताया, अभी मैंने जो बताया तुम्हें टेम्परेचर डिपेंडेंस बताया कि टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, मतलब जो डिजॉल्व गैस है दैट विल कम आउट। प्रेशर में भी डिपेंडेंस होती है। ओके गाइस, प्रेशर डिपेंडेंस भी देख लेते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट प्रेशर डिपेंडेंस टू। ये लिक्विड है, ऊपर गैस है। बच्चों हमने प्रेशर ऑफ गैस बढ़ा दिया, प्रेशर ऑफ गैस बढ़ा दिया। रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? जिस डायरेक्शन में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है गाइस? रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में प्रेशर कम हो रहा है। अब मुझे बताओ अगर गैस पानी के अंदर चली गई, लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हो गई तो प्रेशर क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ गैस कम हो जाएंगे। जो हमारी गैस अबव द सॉल्यूशन थी अगर वो सॉल्यूशन के अंदर चली जाए तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कम हो जाएगा। हाँ है ना? अगर हमारी जो गैस आउटसाइड द सॉल्यूशन है इफ इट गोज इनटू द सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ गैस विल डिक्रीज। मैंने प्रेशर ऑफ गैस बढ़ा दिया तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? मोर गैस विल गेट डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। हाँ है ना? तो सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। प्रेशर ऑफ गैस बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। समझे नहीं समझेगा है? क्लियर हो गई ये चीज? कोई डाउट यहां तक? गुड। जितना तुम प्रेशर ऑफ गैस बढ़ाओगे उतनी तुम्हारी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, जितना तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी सॉल्युबिलिटी कम होगी। हाँ या ना बच्चों? क्लियर हो गया? गैस बताओ मुझे। ओके, एक कर्व और बता देता हूं तुम्हें फॉर इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। यहां पे हम ले रहे हैं एनर्जी, यहां पे हम ले रहे हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। भाई ऑब्वियस सी बात है स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है? सिर्फ रिएक्टेंट। फाइनली हमारे पास क्या होगा? सिर्फ ये हमारा कर्व है। मैं इस कर्व को फिर से बनाता हूं, ये कर्व है। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक बच्चों? ये कर्व है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट।
एनर्जी ऑफ प्रॉड इस, ये जो मैंने अभी रिएक्शन ली है इसमें प्रॉड की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा है। तो मुझे बताओ ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है? प्रॉड की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी। इट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि प्रॉड की एनर्जी कम है, एनर्जी बाहर निकल रही है। गेटिंग द आइडिया और नॉट? तो प्रॉड की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा थी, मतलब कुछ एनर्जी बाहर निकल गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तुम ये भी कह सकते हो ये जो वैल्यू है दिस इज योर डेल्टा एच, क्योंकि दैट इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। इट इज बेसिकली दिस माइनस दिस, और ये तो वैल्यू नेगेटिव आ ही रही है, हाँ है ना बच्चों? तो दिस इज योर डेल्टा एच रिएक्शन, और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? वी कॉल दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और वी कॉल इट अ ट्रांजिशन स्टेट। वी कॉल इट ट्रांजिशन स्टेट। मतलब आइडिया इज कि जब हमारा रिएक्टेंट को प्रॉड बनाना है तो वी हैव टू इनिशियली सप्लाई सम एनर्जी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा? इतनी एनर्जी और देनी पड़ेगी, सो दैट नाउ द रिएक्टेंट कैन फॉर्म प्रोडक्ट। एकदम से रिएक्टेंट प्रॉड नहीं बनाएगा, ऑल्दो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन स्टिल रिएक्टेंट एकदम से प्रॉड नहीं बनाता। पहले एनर्जी दोगे, फिर एनर्जी रिलीज होगी, दी कम रिलीज ज्यादा हुई, तुम्हारा ओवरऑल रिएक्शन हो गई एक्सोथर्मिक। बट यू हैव टू सप्लाई एनर्जी टू रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इट टू प्रोडक्ट। क्लियर है गाइस? यहां तक कोई डाउट? कैटलिस्ट क्या करता है बच्चों? कैटलिस्ट बंदा ये काम करेगा, देखो इट विल गो लाइक दिस। जस्ट अ सेक बच्चों, भाई रिएक्टेंट वही है, प्रोडक्ट वही है। उस बंदे ने एक्टिवेशन एनर्जी, इसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, द एनर्जी दैट हैज टू बी सप्लाइड टू रिएक्टेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो मैंने ये बना रखा है ना बच्चों, ध्यान से देखो, ये इसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर तुम कैटलिस्ट डाल दो वो एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देगा, तो फटाफट रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना देगा, हाँ है ना? इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जब रिएक्टेंट गिविंग प्रोडक्ट का रेट बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि अब एनर्जी कम देनी पड़ रही है, कम एनर्जी हमें रिएक्टेंट को देनी पड़ रही है, सो दैट इट फॉर्म्स प्रोडक्ट। अब हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है? सिर्फ इतनी। तो गाइस लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये जो एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट गिविंग प्रोडक्ट के लिए डिक्रीज हुई है, ये प्रोडक्ट गिविंग रिएक्टेंट के लिए भी तो डिक्रीज हुई है। गेटिंग द आइडिया और नॉट? पहले फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी थी? सुनते आना बच्चों। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी वाज दिस। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी? दिस। समझे या नहीं समझे गाइस? अगर तुम्हें प्रॉड से रिएक्टेंट बनाना है तो तुम्हें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? इतनी तो देनी पड़ेगी ना बच्चों। प्रॉड को इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये रिएक्टेंट बना दे। फिर से बता रहा हूं, दिस वाज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस वाज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। अब अगर तुमने कैटलिस्ट डाल दिया, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। आइडिया डिक्रीज तो किया उसने, लेकिन उसने दोनों को डिक्रीज किया है, इसीलिए हमारा रिएक्शन फटाफट होगी, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी, एंड क्विकली यू विल गेट द इक्विलिब्रियम। ये कर्व समझ में आया या नहीं आया बच्चों? पक्का समझ गए गाइस? वेरी नाइस, वी आर डन बच्चों। यप।